बेटा सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। तो आज बेटा अपने माइक बंद कर लो। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। तो आज हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस की बात करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे एसिडोसिस अलग चीज होती है, एल्कलोसिस अलग होती है। तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस में आज हम रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कॉजेस, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर हम अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले हमें ये पता करना कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि इंट्रोडक्शन में दिखाई दे रहा है कि रेस्पिरेटरी जो है यहाँ पे क्या है, डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है, एसिड बेस डिसऑर्डर है ये। एसिडोसिस और एल्कलोसिस ये एसिड बेस डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डिसऑर्डर क्या है, आर दोज abnormalities in acid base equilibrium initiated by change in arterial carbon dioxide, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी इन हैंसडर इक्वेशन, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर वो abnormalities है, वो एसिड बेस की मतलब ये डिसऑर्डर abnormalities है जो हमारी आर्टेरियल में प्रेजेंट ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो चेंजेस होती है उसकी वजह से होता है। तो इसको हमने हैंसडर इक्वेशन के थ्रू डिटरमाइन किया है। या कहने का मतलब है कि रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर वो एसिड बेस इक्विलिब्रियम वो abnormalities हैं जो हमारे आर्टरी में प्रेजेंट ब्लड के एसिड बेस abnormality के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो चेंजेस होते हैं उसके थ्रू होता है। और इसको हमने हैंडर्स इक्वेशन के थ्रू डिटरमाइन किया है, ठीक है। समझ में आया? पहले समझ में आया? पहले समझ में आया? मैम एक बार और समझा दीजिए। चलो एक बार और समझाती हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है ना कि हमारा जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच बताओ पहले बेटा, पहले ब्लड का पीएच बताओ। 6.6। नहीं, गलत। 7.4, कहीं कहीं 7.35 होगा, कहीं 7.4। तो मतलब 7.4 के आसपास हमारे ब्लड का पीएच होता है जिसको हम बेसिक कहते हैं, ठीक है। तो हमारी आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है, तो उस हिसाब से हमारा जो ब्लड है वो बेसिक है। बेसिक का उसका एक नॉर्मल पीएच है। तो अगर कहीं भी अगर हमारे ब्लड का जो पीएच है अबनॉर्मल होने लगे, अगर ब्लड का पीएच अबनॉर्मल होने लगे तो उसकी वजह से जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इक्वेशन है ना उसमें अबनॉर्मलिटीज आती है और जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी एसिड बेस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ में आया? अब समझ में आया बेटा? अब समझ में आया? ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हमने हैंड्रेड से जो हमारे रेस्पिरेटरी जो डिटर्मिनेशन है एसिडिटी की वो हमने हैंडसन इक्वेशन के थ्रू उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हैंडरसन इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी ना, HIN = 24 into PaCO2 अपॉन में HCO3 दिखाई दे रहा है। ये हैंडरसन इक्वेशन है जिससे हम पता करते हैं कि रेस्पिरेटरी बेस
एसिड बेस डिसऑर्डर है या नहीं, तो उसका हम डिटर्मिनेशन इसी इक्वेशन से करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसलिए हमने रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। पहला है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दूसरा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ठीक, अब हम बात करेंगे नंबर 1 डिसऑर्डर की, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम मतलब कि ऐसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता क्या है। इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द एसिड बेस डिस्टरबेंस इनिशिएटेड बाय इंक्रीज इन PaCO2। मतलब ब्लड के अंदर PaCO2 जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था ना, इनिशिएशन यहाँ पे देखो पढ़ा था ना आपने, चेंजिंग इन द आर्टल कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन पढ़ा था ना। तो जब भी हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो इक्वेशन है उसमें डिस्टरबेंस होने लगता है, तो उसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। समझ में आई? मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसमें जो हमारा ब्लड है उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनिशिएशन जो है वो क्या हो जाए, डिस्टरबेंस इंक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। समझ में आया? जी मैम। ठीक है। The level of PaCO2 is determined by interaction of 2 factor। जो हमारा ये इंटरेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनिशिएशन था, अगर ये किसके थ्रू डिटरमाइन होगा, ये होगा 2 फैक्टर के थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा। द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ ऑल्वुलर वेंटिलेशन। मतलब ये जो हमारा ये इनिशिएशन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये टू फैक्टर से डिटरमाइन किया जाएगा। एक है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कितना हो रहा है और दूसरा है रेट ऑफ ऑल्वुलर वेंटिलेशन कितना है। तो इसलिए PaCO2 इक्वल टू K इंटू VCO अपॉन में VA। मतलब यहाँ पे क्या है, K क्या है, मैम के वो तो नहीं पोटासियम, K यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। K यहाँ पे कांस्टेंट है, इनटू में VCO2 मतलब VCO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कितना हुआ है, अपॉन में उसकी है टोटल रेट ऑफ एल्वुलरी वेंटिलेशन कितना मिला। तो ये हमारा इक्वेशन है जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन आर्टरल PCO। अगर आर्टरल PCO अगर बढ़ जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। इंक्रीज इन आर्टरल PCO कैन अकर बाय वन ऑफ 3 पॉसिबल मैकेनिज्म। जो हमारी आर्टरल PCO बढ़ जाती है वो 3 मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती है। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ एक्सेस CO2 इन इंस्पायर्ड गैस। मतलब जो हम सांस ले रहे हैं अगर उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है उस वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है डिक्रीज ऑल्वुलर वेंटिलेशन। अगर ऑल्वुलर वेंटिलेशन अगर कम हो जाए, मतलब ऑल्वुलर तक ऑक्सीजन प्रोवाइड ना हो पूरा, ठीक है, डिक्रीज हो जाए ऑल्वुलर वेंटिलेशन तो हो सकती है। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय बॉडी। अगर बॉडी हद से ज्यादा CO2 प्रोडक्ट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके थ्रू ये प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आया? समझ में आया? मेरे समझ में आया सबको? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट है बाय फार मोस्ट केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रिफ्लेक्ट ए डिक्रीज इन ऑल्वुलर वेंटिलेशन। मतलब बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, तो उसमें क्या होता है, मोस्टली केसेस में जो प्रॉब्लम पाई गई है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, उसमें ऑल्वुलर वेंटिलेशन का कम होने की वजह से पाई। मतलब जिसमें भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उनमें एल्वुलर वेंटिलेशन क्या है, डिक्रीज पाया गया है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजुअली मैच बाय इंक्रीज एक्सक्रीशन, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ओवर प्रोडक्शन हो जाए वो किसके थ्रू मैच करता है, बाय द इंक्रीज
एक्सक्रीशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज ऑल्वुलर वेंटिलेशन सच दैट हाइपरकैपिनिया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्या होता है, ठीक है। इसका फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एसिडिफाई बॉडी फ्लूइड, जो हमारे बॉडी के जो बॉडी फ्लू है उसको भी एसिडिक मतलब उसको भी एसिडिक में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या एसिड बढ़ गया है, तो उसकी वजह से जो बॉडी फ्लूइड होंगे वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट एलिकेट अबैटिक इंक्रीमेंट ऑफ इन प्लाज्मा का मतलब, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट होगा वो भी बढ़ जाएगा, मतलब प्लाज्मा बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपरकार्बोनिया या सिस्टमैटिक एसिडिटी भी होने लगेगी, जिसकी वजह से प्लाज्मा बाइकार्बोनेट देखा जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में प्लाज्मा बाइकार्बोनेट को की कंसंट्रेशन को देखा जाएगा बढ़े हुए, ठीक है। अब जो हम है हमारा जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दूसरा है क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अब हम बात करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है। जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनिशिएशन का वो क्या हो जाएगा? एलिवेट अबव द अपर लिमिट, जो अपर लिमिट सबसे ज्यादा होगी ना उससे भी क्या हो जाएगा? उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा विद इन कंपनाइंग एसिडीमिया, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारा जो पीएच लेवल है वो 7.36 से कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर व्हेन अब्रप्ट फेलियर ऑफ वेंटिलेशन। अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तब होगा जब जो हमारे ये जो हमारे ऑल्वुलर वेंटिलेशन है अगर वो फेल हो जाएगा तो उस केस में हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसमें क्या होगा? इसमें PaCO2 का जो है वो क्या होगा? वो अपर लिमिट से भी ज्यादा लिमिट में एलिवेट हो जाएगा, ठीक है, विद ए नॉर्मल ब्लड। तो उसमें क्या होगा? जो इसमें एलिवेट कहाँ से होगा? 7 जो हमारा जो ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो क्या है? 7.35 से लेकर 7.45 तक ये हमारा पीएच है, तो इससे भी आगे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो सीरम बाइकार्बोनेट है वो भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगे। अब आता है एक्यूट कॉजेस की। एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से कौन कौन से किस किस कारण से होता है? तो इसमें है नॉर्मल एयरवे या लंग्स, ठीक है। नॉर्मल एयरवे और लंग्स है, दूसरा अब नॉर्मल एयरवे या लंग्स। जो अब नॉर्मल एयरवे लंग्स के कौन कौन से कॉजेस की वजह से? तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन की वजह से, न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट की वजह से, वेंटिलेटरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, या लेट्रोजेनिक इवेंट की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज होते हैं। अगर अब नॉर्मल एयरवे है और लंग्स है तो उस केस में किस वजह से होगा? अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग पल्मोनरी एल्वेलाई या पल्मोनरी परफ्यूजन डिफेक्ट की वजह से। मतलब इसमें दिखाया गया है कि अगर एयरवे नॉर्मल है और लंग्स भी नॉर्मल है तो और कौन से रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी तरफ ये दिखाई देगा कि अगर किसी पर्सन में अगर एयरवे या लंग्स अब नॉर्मल है तो किस वजह से कॉजेस हो सकते हैं। अब बात आती है क्रोनिक कॉजेस की। क्रोनिक कॉजेस के कारण कौन कौन से? तो इसमें अगर नॉर्मल एयरवे लंग्स है तो किस किस कारण से हो सकता है? अगर पर्सन का नॉर्मल एयरवे लंग्स है तो उसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकता है, और ये वेंटिलेटरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से हो सकता है। और इसी तरह अगर पर्सन का अबनॉर्मल एयरवे या लंग्स हो तो क्या होगा? अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग पल्मोनरी ऑल्वेलाई के थ्रू भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आता है हमारा एक्यूट एडेप्शन। इसमें क्या? इट इज कंप्लीटली विद इन 5 to 10 minutes फॉर ऑनसेट ऑफ हाइपरकैमिया। जो है एक्यूट एडेप्शन ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये हो सकता है। इट ओरिजिनेट
originated exclusively from acid titration. ये acid titration बॉडी के अंदर होने वाले नॉन बाइकार्बोनेटिक बफर के एसिडिक टाइट्रेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ऑन एवरेज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन इंक्रीज बाय, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट प्लाज्मा बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन है वो 0.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से बढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब क्रोनिक अडेप्शन की, क्रोनिक में क्या है, तो इसके लिए 3 से 5 दिन लग जाते हैं फॉर द हाइपरकार्पिनिया फॉर कंप्लीशन। इट ओरिजिनेटेड फॉर रेगुलेशन ऑफ रीनल एसिडिफिकेशन, रीनल एसिडिफिकेशन मैकेनिज्म के थ्रू हमारा क्रोनिक अडेप्शन के थ्रू ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इसमें जो प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.3 से भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर की, इसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो ये वेरी करते हैं, ये पर्सन पे वेरी करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो इसमें हाइपरकार्बोनिक एन्सेफेलोपैथी में अगर हम देखें तो इसमें इरिटेबिलिटी होगी, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट होगा, हेडेक होने लगेगा, एनोरेक्सिया होने लगेगा, एपैथी, कंफ्यूजन होगा, यहाँ तक कि ट्रांसिएंट साइकोसिस होने लगेगा, प्रोग्रेसिव नेक्रोसिस भी होने लगेगा और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं न्यूरोलॉजिकल के अकॉर्डिंग। कार्डियोवास्कुलर में क्या होगा, तो कार्डियोवास्कुलर मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इनहिबिट रुक जाएगी, ठीक है, और वैसोडाइलेशन सिस्टम में डायरेक्ट होने लगेगा, ठीक है। अब अगर रीनल की बात करें, रीनल में क्या साइन देखिए, इसमें सॉल्ट और वाटर का जो रिटेंशन है वो उसकी वजह से क्रोनिक हाइपरकार्बोनिया में हो जाएगा, ठीक है। डायग्नोसिस, अब इसका पता कैसे लगाएं, तो इसके लिए हमें जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड इनिशिएशन इंक्रीज लेवल था उसको देखा जाएगा। इसके लिए हम एबीजी एनालिसिस करेंगे, इसमें हमें डिटेल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करने की जरूरत होगी, और साथ साथ में पल्मोनरी जो फंक्शन है हमारा वो भी, उसका भी एग्जामिनेशन होगा, और ये भी देखा जाएगा कि इसके अलावा और कौन कौन से मेजर्स में हम हिमेटोक्रिट का भी यूज कर सकते हैं, अपर एयरवे चेस्ट वॉल, ये पूरा का भी ये फंक्शन का भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर आर्टरी में फाइंड तो क्या होगा, तो इसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंक्रीज इनिशिएशन था वो बढ़ता जाएगा, इन एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होने लगेगा जिसमें पीएच लो होगा, और जो हमारा बाइकार्बोनेट है उसका वो हाई नॉर्मल होने लगेगा। और अगर क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर होने लगेगा, पीएच नॉर्मल होगा या लो हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा, और इसमें जो बाइकार्बोनेट है वो बढ़ने लगेगा। अब मैनेजमेंट के हम इसे कैसे मैनेज करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ेगा। फॉर द क्रोनिक हाइपरकैप्निया के लिए हमें एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, और साथ साथ जो CSF फ्लूइड है उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फार्माकोलॉजी थेरेपी की हमें फार्माकोलॉजी थेरेपी कौन सा हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें ब्रोंकियल डायलेटर का यूज कर सकते हैं, ड्रग एंटागोनिस्ट का यूज कर सकते हैं, साथ साथ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का भी यूज करते हैं, जिसमें हमारे मेड्रोक्सोप्रोजेस्टेरोन है, एजिटाजोलोमाइड है, ये थियोफाइलिन का हम यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं, और साथ साथ वेंटिलेटरी सपोर्ट भी पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात आती है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अभी तक हमने एसिडोसिस की बात की, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज द एसिड बेस डिस्टरबेंस इनिशिएटिंग बाय रिडक्शन इन PaCO2, मतलब जो हमारा एसिडोसिस था उसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इनिशिएशन था वो बढ़ रहा था, लेकिन एल्कलोसिस में वो कम हो रहा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इनिशिएशन लिमिट जो है अगर वो डाउन हो जाए, कम होने लगे, तो उसकी वजह से जो एसिड बेस डिस्टरबेंस होता है उसी को हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कहते हैं, ठीक है। दिस अकर व्हेन देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये तब होता है जब एक्सेसिव में कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होने लगता है, तब ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ठीक है।
हाइपोकैप्निया डेवलप व्हेन सफिशिएंट स्ट्रांग वेंटिलेटर स्टिमुलाई कॉजेस CO2। और हाइपोकैल्मिया की वजह से क्या होगा, CO2 आउटपुट जो होगी उसमें लंग्स में वो क्या कि एक्सेसिव होने लगेगी। एज रिजल्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड HN कंसंट्रेशन फॉल, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और HN का जो कंसंट्रेशन है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से बाइकार्बोनेट लेवल भी डाउन होने लगेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, ये कैसे वर्क करते हैं, तो इसमें मतलब ये डिसीज कैसे कॉज करते हैं। तो इसमें क्या है, जो रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस में देखा गया है कि इसमें जो एल्वुलाई जो वेंटिलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। एसिडोसिस में डिक्रीज था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज होने लगेगा, और जिसकी वजह से ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नॉर्मली डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। हाउ इन प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट ऑल्वुलर वेंटिलेशन डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। जैसे ही ऑल्वुलर वेंटिलेशन प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन लो हो जाए। कहाँ कहाँ, सेडेशन में स्केलेटल मसल्स पैरालिसिस हो सकती है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म में इसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस कौन सा है। तो इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस है, उसमें क्या होगा, जो हमारा ये बॉडी फ्लूइड है वो भी एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से प्लाज्मा बाइकार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होने लगेगा, और जिसकी वजह से जो हमारा जो डिक्रीज होने की वजह से ये एल्कोलॉसिस कॉज करने लगेगा। अब हम एक्यूट एब्रेशन की बात करें, तो इसमें ये जो हमारा रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस है, अगर इसकी हम एक्यूट एडेप्शन की बात करें तो ये 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ऑनसेट ऑफ हाइपोकैप्निया में, ठीक है। और ये ओरिजिनली जो होता है, ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, एल्कलाइन टाइट्रेशन ऑफ द बॉडी बाय बॉडी नॉन बाइकार्बोनेट बफर के थ्रू इसका
ऑरिजिनेशन होता है और साथ साथ जो ये प्लाज्मा बाइकार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन है वो भी डाउन हो जाता है, अराउंड 0.2 मिलीग्राम के बराबर हो जाता है। तो इसकी इससे प्रॉब्लम आने लगती है। अगर हम क्रॉनिक एडेप्शन की बात करते हैं, इसमें कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं हाइपोकैप्निया करने कंप्लीशन करने में। और ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऑरिजिनेटेड कहाँ से होता है, रीनल एसिडिफिकेशन मैकेनिक्स के थ्रू ये ऑरिजिनेट होता है। और इसमें जो बाइकार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन है वो 0.4 मतलब इसमें बढ़ जाता है, ठीक, डिक्रीज बाय 0.4, ठीक है, अराउंड ये हो जाता है। कॉजेस क्या है, अगर जो हमारे जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज की कौन कौन से क्या, तो इसमें हमारे हाइपोक्सीमिया या टिश्यू हाइपोक्सीमिया हो जाता है, स्टिमुलेशन ऑफ चेस्ट रिसेप्टर के थ्रू हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन हो सकता है, ड्रग या हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और मिसलेनियस में हमारी प्रेगनेंसी, सेप्सिस, हेपेटिक फेलियर, मैकेनिज्म हाइपर वेंटिलेशन की वजह से होता है। और साथ साथ हीट एक्सपोजर या रिकवरी फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के थ्रू भी रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर के साइन एंड सिम्टम क्या है। तो अगर हम न्यूरोलॉजिकल के हिसाब से देखें तो इसमें क्या है, पैरेस्थीसिया एक्सट्रीमिटी हो जाती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है, सर्कुलर नंबनेस हो जाएगी, लाइट हेडेडनेस होने लगेगा, कंफ्यूजन होने लगेगा और जिसकी वजह से स्विचर्स के भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, बट इसमें जो कार्डियक आउटपुट है उसमें चेंजेस जरूर होगा, सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर में चेंजेस होगा, कार्डियक रिदम में चेंजेस होगा, ठीक है। अगर हम मेजर की बात करें तो इसमें कार्डियक आउटपुट ब्लड प्रेशर में भी क्या होगा, काफी रिडक्शन होगा, जिसकी वजह से हाइपरलैक्टेमिया होने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी देखो ये हमारे रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, इसमें देखो सिम्टम दिखाए गए, इसमें सीजर्स हो सकते हैं, डीप या रैपिड ब्रीथिंग हो सकती है, हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, डिक्रीज लोअर बीपी हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, नंबनेस या टिंगलिंग हो सकती है, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, या लिथार्जी, कंफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। और इसका जो सबसे ज्यादा कॉजेस होगा वो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, हाइपर वेंटिलेशन की एंजाइटी भी बढ़ सकती है, डर भी बढ़ने लगता है, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, इनिशिएशन लेवल को चेक करेंगे, साथ साथ आर्टरी में जो ब्लड है उसका पीएच भी चेक करेंगे, और जो प्लाज्मा पोटेशियम है उसका रिडक्शन देखेंगे, साथ साथ क्लोराइड का इंक्रीज है उसको भी देखेंगे। अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी में हम रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के लिए जो पीसीओ है उसको रिड्यूस करेंगे, जो कार्बन डाई बाइकार्बोनेट है उसका जो लेवल होगा वो लो लेवल रखेंगे, तो लो या लो रखेंगे, पीएच बढ़ भी सकता है और नॉर्मल में भी आ सकता है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो इसके लिए जो हमारा इसका ट्रीटमेंट है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, इसे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर हम बात करें इन हाइपर वेंटिलेशन, डीप ब्रीथिंग इनटू अंडरलाइंग सेडेटिव दे सकते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक भी दे सकते हैं, तो इसलिए हम ये चीजें यूज कर सकते हैं।